नमस्कार दोस्तों, 67th बीपीएससी प्री और थर्ड बीएससी सीजीएल के समान अध्ययन के क्रैश कोर्स में आज हमारा टॉपिक है पॉलिटी। दोस्तों, पॉलिटी के पार्ट 1 के इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 50 क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य और याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। और यहाँ खास बात है कि प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य सभी लोकसभा से ही होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसी प्रकार का प्रावधान सरकारी उपक्रम समिति में भी है कि 22 में से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, कौन सा सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। ऐसे समय में एडहॉक जज की नियुक्ति की जाती है। 13 का आंसर डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127(1) में कहा गया है कि गणपूर्ति न हो तो उच्च न्यायालयों से राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 56(1) के क्रम में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड 2 में कहा गया है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है और अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 के खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। यानी एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन उस पर अन्वेषण करेगा या कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभाएं तो सम्मिलित होती है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है
केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने समय तक? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 माह तक। नेक्स्ट है, भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल के सदस्य सिर्फ निम्न सदन तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि उच्च सदन का भी व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन यदि अन्य व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य होता है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है, अदरवाइज उन्हें फिर हटना पड़ता है पद से। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, और ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यही स्टेटमेंट गलत है। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है, ये तीनों स्टेटमेंट मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत की सही स्थिति को व्याख्या करते हैं। वो स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। दूसरा है, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं। और डी ऑप्शन कि अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। ये तीनों स्टेटमेंट केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति को सही रूप से विवेचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) में सीधा कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। ए आंसर होगा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, के.एम. नाम्बियार। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जो है, ये वित्तीय आपात से संबंधित है। वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है इसमें, और इसका प्रयोग अब तक नहीं हुआ है भारत में। यानी कि भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। आपातकाल 3 प्रकार का है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है, ये इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था, इमरजेंसी जिसे कहते हैं। और राष्ट्रपति शासन तो राज्यों में लगते रहते हैं हमेशा। और वित्तीय आपात जो है, अनुच्छेद 360 के तहत प्रावधान किया गया है। इसका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है भारत में। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। डी आंसर होगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक अंबेडकर थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1964 में।
भारतीय साम्यवादी दल जो है सीपीआई और सीपीएम में 1964 में विभाजित हुआ। 30 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर 1964 को कलकत्ता में हुए 7वें पार्टी अधिवेशन में यह विभाजन हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक व्यवस्था का। नेक्स्ट है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी 1985 को। 1 मार्च 1985 से लागू हुआ दल बदल निरोधक अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 माह। इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा क्लैरिफाई आपको किया जाएगा अभी कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह से अधिक नहीं रोक सकता है। अनुच्छेद 197 में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक ही रोक सकता है। यानी पहली बार 3 माह तक और फिर से यदि विधानसभा वही पारित कर दे तो 1 माह तक रोक सकता है। इस प्रकार कुल 4 माह की अवधि से ज्यादा नहीं रोक सकता है और धन विधेयक को 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल विधानसभा में। अनुच्छेद 198(1) में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री जो है पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो यदि उनके द्वारा गोपनीयता भंग की जाती है तो उसके कारण उनको पद से त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? विधान परिषद 171, ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 171 में, 171 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में, 169 में। नेक्स्ट है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। बी आंसर होगा। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। सी आंसर होगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243 झ के तहत किया जाता है। यह प्रत्येक 5वें वर्ष पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असम।
इसमें असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं गुजरात, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र एवं गुजरात। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है एक अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध। सी आंसर होगा। अनुच्छेद 370 जो है, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था, यह एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध था जिसे कि वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का वितरण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं संज्ञेय। ए आंसर होगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। ए आंसर होगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? निदेशक, प्रबंधक, सचिव, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। और डी है सती निरोध अधिनियम 1987। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। ये शहरी क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकाय के लिए है। बाकी ए, बी और डी तीनों का मिलान सही है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर 2006 को। तत्कालीन जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी को भी नहीं। राज्यसभा जो है उच्च सदन है जो कि भंग नहीं किया जा सकता है, ये परमानेंट सदन है, इसलिए इसे भंग करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो।